नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि 1857 का विद्रोह है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह को जन्म देने में अनेक कारक जिम्मेदार थे। इनमें मुख्य राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो इसमें मुख्य राजनीतिक कारण थे डलहौजी का व्यवगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि। देखिए, ये जो व्यवगत नीति था, यह क्या था कि अगर किसी देशी रियासत का पैतृक वारिस नहीं होता था तो उस रियासत को कंपनी के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला दिया जाता था। तो यह जो नीति थी, यह व्यवगत की नीति कहलाती थी। यह डलहौजी के द्वारा लाया गया था और डलहौजी ने गोद लेने की जो प्रथा थी उसे भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था कि यह एक प्रकार का संधि होता था जिसमें राजा को एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। क्यों? तो भाई शासन प्रबंधन के लिए, ठीक है। और राजा जो है बिना अनुमति के किसी अन्य राज्य से ना तो युद्ध कर सकता था, ना ही संधि कर सकता था, और ना ही किसी तरह का मैत्री कर सकता था दूसरे राजा से। और तो और उस राजा के द्वारा अंग्रेजी सेना भी रखना पड़ता था और उसका खर्च भी देना पड़ता था। तो यह सहायक संधि थी वेलेजली की। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई? तो यह जो अधिनियम था, यह धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 था। अंग्रेजों द्वारा भारत में धर्म प्रचार भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई थी? तो यह जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो तात्कालिक कारण में था कि चर्बी से लगे कारतूसों का प्रयोग करना। देखिए, कैनिंग सरकार जो था, कैनिंग सरकार के द्वारा 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और इसी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। अजीमुल्ला खान ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए क्रांति का कौन सा दिन निश्चित किया? तो 31 मई 1857। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां एक सिपाही ने इस कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बाग को हताहत कर दिया। यह सिपाही कौन थे? तो यह जो सिपाही थे वह मंगल पांडे थे। अपने अधिकारी की हत्या करने के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो उनके रेजिमेंट का क्या नाम था? उनके रेजिमेंट का नाम था 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट, 34वीं था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो यह जो है 10 मई 1857 को कहां से हुआ? मेरठ से हुआ। लखनऊ में विद्रोह 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858 तक चला। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। सिपाही विद्रोह काल के दौरान ही हजरत महल के किस पुत्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? तो बिजरिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। कानपुर के विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया, जिन्हें धोंदूपंत भी कहा जाता है।
कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोह के दौरान किनसे सहायता मिली? किसने सहायता की? तो तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे ने सहायता की। झांसी में विद्रोह जो है 5 जून 1857 को रानी झांसी के नेतृत्व में शुरू हुआ। झांसी के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज थे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए किस तिथि को वीर गति को प्राप्त हुई? 17 जून 1858। 17 जून 1858। दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण किया। अपना शेष जीवन बहादुर शाह को निर्वासित रूप में कहाँ बिताना पड़ा? तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था, रंगून जो कि बर्मा में है, और अंत में यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भागकर कहाँ शरण ली थी? तो भागकर उन्होंने हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। बहादुर शाह जफर की रंगून में कब मृत्यु हुई? तो 7 नवंबर 1862 को। जगदीशपुर जो कि आरा बिहार में है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के कारण बिहार का सिंह भी कहा गया है? तो यह थे कुंवर सिंह जी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? तो फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है यह, वीडी सावरकर के द्वारा। यह किसने कहा कि साम्राज्यों का ह्रास और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता? इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों एवं पर्याप्त कारणों से संचित हो जाने की वजह से होते हैं। अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। यह किसने कहा है? यह कथन जो है बेंजामिन डिजायरली ने कहा है। विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत पर किसका शासन चलने लगा? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके बाद ही ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा था। महारानी की उद्घोषणा द्वारा एक भारत सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, एक भारत सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो हम लोग अभी पढ़े 1858। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके जस्ट बाद 1858 में। 1857 के विद्रोह के उपरांत सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। इसकी अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई? तो यह अनुपात बढ़ा पील कमीशन के रिपोर्ट से। ठीक है, पील कमीशन के रिपोर्ट की अनुशंसा से। किस कमीशन के गठन के बाद सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया? तो रॉयल कमीशन के रिपोर्ट की अनुशंसा के बाद। इस विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद तोप खाने पर पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों का नियंत्रण स्थापित किया गया। सेना में ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों का क्या अनुपात था? तो 1:2। ठीक है, 1:2 का अनुपात था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि 1857 पर जो आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन जो है वह अशोक मेहता के द्वारा
लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन भी इसे कहा जाता है, इसके द्वारा लिखा गया था। और यह SN सेन जो थे वो सरकारी इतिहासकार थे। आपको ध्यान रखना है, सरकारी इतिहासकार कौन थे? SN सेन। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? 1857। चौथा है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह RC मजुमदार जी के द्वारा लिखा गया है। पांचवा बुक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। यह TR होम्स द्वारा लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। यह जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है और 1857 के विद्रोह के कारकों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले वह प्रथम भारतीय थे। ठीक है, तो ये था 1857 के विद्रोह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।